टाइम था जुलाई 2025 का और जगह थी बिहार के पूर्णिया का भटगाम गांव। जब एक माँ अपने बेटे को लगातार पिछली काफी देर से आवाजें लगा रही थी। इसका लड़का इस टाइम खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। तो जब उसकी माँ ने काफी बार उसे आवाजें लगा ली थी तो आखिर में वो अपना काम धंधा छोड़कर घर की तरफ ही जाने लगता है, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि जरूर उसकी माँ ने उसके लिए खाना डाल रखा होगा। अब उसकी माँ इसीलिए उसे आवाज लगा रही है कि खाना ठंडा हो रहा है और वो अपनी माँ के पास वापस घर पर जाने लगता है। लेकिन अभी से घर पर आए हुए 2 से 4 मिनट ही हुए होंगे कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि अचानक से उसे क्या हो गया। उसकी माँ भागकर घर से बाहर आती है, अपने बेटे को संभालने लगती है और इसके साथ साथ उसके पिता रामदेव को वहां पर बुला लेती है। अब रामदेव अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस घटना से कुछ एक दिनों पहले ही इसके बड़े बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। और जैसे ही अब उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब होती है तो अब रामदेव कुछ भी समझ नहीं पाया और वो तुरंत उसे उठाकर अपने गांव के ही एक झाड़ फूक वाला व्यक्ति नकुल उराम के पास ले जाता है और वहां पर जाकर सारी की सारी बातें बताता है कि इसने कुछ भी गलत सलत नहीं खाया, ये तो सिर्फ अपने खेत में इस टाइम काम कर रहा था। इसकी माँ ने इसे आवाज लगाई और जैसे ही ये वापस घर पर पहुंचता है तो आंगन में आने के बाद तो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और हम लोग जल्द से जल्द आपके पास इसे ले आए हैं। वहां पर बैठकर नकुल कुछ एक देर तक तो इसे चेक करता है और उसके बाद उसने ये बात कही कि अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। अगर आपको इसे सच में ही ठीक करवाना है तो हमारे गांव में सिर्फ एक ही परिवार है जो कि इसे ठीक कर सकता है। आप जल्द से जल्द कगोता देवी के पास इसे लेकर जाइए। रामदेव नकुल की बात को समझ चुका था। वो दोबारा से अपने बेटे को उठाता है और सीधा का सीधा कगोता के घर पर जा पहुंचता है। इस टाइम बाबूराम अपने घर के बिल्कुल बाहर ही बैठा हुआ था। रामदेव अपने बेटे को ले जाकर वहां पर बैठा देता है और ये बात कहता है कि बाबूराम, तुम जल्दी से जल्दी अपनी माँ कागोता को बाहर बुला दो, वो मेरे बेटे को चेक कर देगी, इसको थोड़ी तकलीफ हुई है। बाबूराम अब रामदेव से ही पूछने लगता है कि उसके बेटे को क्या हो गया। तो रामदेव ने बताया कि इसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। सबसे पहले तो ये लोग नकुल के पास उसे लेकर गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया कि अब इसे ठीक अगर कोई कर सकता है तो वो तो कागोता ही है, तो तुम ज्यादा टाइम खराब मत करो, जल्दी से जल्दी अपनी माँ कागोता को घर से बाहर बुलाओ, उसे मेरा बेटा दिखाओ और जैसा भी झाड़ फूक वो कर सकती हैं उसे करवा कर जल्द से जल्द इसे बचा लो। लेकिन बाबूराम ने इस बात से मना कर दिया कि भाई, जैसी इसकी तबीयत मैं देख पा रहा हूँ, जरूर इसे किसी झाड़ फूक वाले की नहीं जबकि एक डॉक्टर की जरूरत है और तुम जल्द से जल्द इसे डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ नकुल ने कुछ एक ऐसी बातें रामदेव को इस टाइम कही थी जिसके चलते रामदेव अब अपने बेटे को यहाँ से उठाने के लिए ही राजी नहीं था, क्योंकि नकुल ने रामदेव से ये बात कही कि भाई, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ कागोता ही ठीक कर सकती है, क्योंकि जैसे ही मैं इसे ठीक करने के लिए अपने तंत्र मंत्र वगैरह लगाता हूँ तो कागोता ने इस टाइम पहले से इसके ऊपर जादू वगैरह कर रखा है। उसका जादू मेरे वाले जादू को उल्टा कर देता है और जिसके चलते तुम्हारे बेटे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। अगर तुम कागोता को मना लेते हो तो वही अब तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकती है। और इसी कारण रामदेव बाबूराम के पास यहाँ पर आया हुआ था। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई, तू जल्दी से जल्दी अपनी माँ कागोता को बाहर बुला दे और जैसे ही वो इसके ऊपर तंत्र मंत्र करेंगी, जैसे भी वो झाड़ फूक करती हैं वो करेंगी, उसके बाद उनका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूराम उसे बार बार यही बात समझाता है कि भाई, सारी की सारी चीजें झाड़ फूक से ठीक नहीं होती, इसके ऊपर किसी का साया नहीं है, जबकि इसकी तो तबीयत खराब है और तू इसे डॉक्टर के पास लेकर चला जा। और अब रामदेव को भी समझ आ चुका था कि ये बंदा इसकी मदद नहीं करने वाला है और जब तक वो लोग अपने बेटे को वापस घर पर लेकर आते, रामदेव का बेटा इस टाइम अपनी जान गंवा चुका था। अब रामदेव के पूरे परिवार में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वैसे तो ये दोनों एक ही परिवार से थे, लेकिन जब से रामदेव अपने लगातार बच्चों को खोता जा रहा था, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते अब उसे इस बात का शक होने लगता है कि जरूर जो ये कागोता देवी हैं, भले ही ये इनके परिवार की ही सदस्य क्यों ना हो, लेकिन इसी के कारण उसके बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब इस पूरे के पूरे गांव ने मिलकर यहाँ पर एक पंचायत बैठा दी, क्योंकि इसी एक साल के अंदर अंदर इस गांव से तकरीबन 8 से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और सारे के सारे लोग इसी बात को लेकर परेशान थे कि अचानक से हमारे गांव पर ऐसा कौन सा संकट आकर मंडराने लग गया कि हमारे गांव के लोग लगातार अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। और इसी टाइम
नकुल ने आकर ये बात कही कि हमारे गांव में एक डायन है और वही है जिसके कारण लगातार मौतें होती जा रही है। वो एक एक करके हमारे पूरे के पूरे गांव को खा जाएगी, उसके बाद हमारे गांव में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इस गांव के सरपंच ने कागोता के बेटे बाबूराम को वहां पर बुलाने की कोशिश की। बाबूराम वहां पर चला भी जाता है, लेकिन जैसे ही उसे वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि इन लोगों ने तो उसकी माँ कागोता को और उसकी पत्नी सीता देवी को इस टाइम डायन घोषित कर दिया है कि अगर ये लोग इस गांव में रहेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर मौतें होती रहेंगी और इन मौतों को कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब बाबूराम भी इस बात को सुन तो नहीं सकता था, जिसके चलते वो बीच में ही उस पंचायत को छोड़कर वापिस अपने घर पर आ जाता है। अगली बार दोबारा से उसे पंचायत में बुलाया जाता है, लेकिन बाबूराम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि भाई तुम लोगों का शायद दिमाग खराब हो चुका है, किस किस तरीके के तुम लोग मेरे परिवार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे परिवार ने तो आज तक सिर्फ और सिर्फ जो भलाई में हमारा परिवार गांव के लिए कर सकता था वही सब काम किया करता था, लेकिन अचानक से आप लोगों के दिमाग में ये अजीब सी बातें कहां से आ गई, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ नकुल इस बात को लेकर पक्का कंफर्म हो चुका था कि इसकी माँ, इसकी पत्नी दोनों की दोनों डायन है और वो एक ना एक दिन हमारे पूरे के पूरे गांव को ही खत्म कर देंगी। और उसके बाद टाइम आया 6 जुलाई 2025 का, जब रात के करीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ था और गांव के काफी सारे लोग अपने साथ लाठी डंडे लेकर, काफी सारे लोगों ने तो अपने हाथों में मसाले इस टाइम ले रखी थी। वो लोग बाबूराम के घर पर आ पहुंचते हैं। वो लोग दरवाजा खटखटाने लगते हैं और ये बात बाबूराम से कहने लगते हैं कि वो अपनी पत्नी और अपनी माँ को इनके हवाले कर दे, क्योंकि इनका ये कहना है कि इस गांव में 2 डायन इस टाइम मौजूद हैं और यही कारण है कि इनके गांव के लोग एक एक करके लगातार मरते जा रहे हैं। पहले तो गांव के कुछ एक और लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद रामदेव के बड़े बेटे ने अपनी जान गंवा दी और इसी बीच छोटू राम का छोटा जो बेटा था उसने भी अपनी जान गंवा दी। लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं कि ये अचानक से मृत्यु यहाँ पर क्यों हो रही है। और 1-2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में तो आप लोग काफी अच्छे से जानते ही हैं। जैसा कि अब रामदेव का छोटा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम लोग इन महिलाओं को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। अब गांव के काफी सारे लोग यहाँ पर लाठी डंडे लेकर आए हुए थे, जो कुछ भी उनके हाथ हथियार लगा था वो लोग उन्हीं हथियारों को उठा लाए। और काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने कि यहाँ पर आसपास में काफी सारे बांस उगे हुए थे, उन बांस को काट कर इस टाइम ताजे डंडे तैयार कर लिए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग अपना बदला लेकर छोड़ेंगे। इस टाइम बाबूलाल के घर पर इसकी माँ कागोता, इसकी पत्नी सीता देवी और इसका बेटा मंजीत कुमार के साथ साथ उसकी पत्नी रानी देवी भी मौजूद थी और इनका सबसे छोटा बेटा सोनू कुमार भी इसी फैमिली में मौजूद था। ये 6 के 6 लोग इस टाइम घर के अंदर ही मौजूद थे। तो पूरा का पूरा गांव मिलकर इनके घर के अंदर घुस जाता है और एक एक करके इनके परिवार के सदस्यों को ये लोग बाहर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन बाबूराम इस चीज को साफ साफ नहीं देख सकता था कि इनके गांव के ही लोग इसकी आंखों के सामने इसकी माँ को उठा ले जाएं, इसकी पत्नी को उठा ले जाएं, तो वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। और इसी बीच वो लोग बाबूराम के साथ साथ उसके बेटे मंजीत को भी अपने साथ ले लेते हैं। उनके हाथ जो कोई भी लगता है इस परिवार में से वो उन सभी को लेकर इस टाइम घर के बाहर आ चुके थे। उन्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से जो उन्होंने अपने साथ लाठी डंडे ले रखे थे उनसे लगातार वो उन्हें पीटते जा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये लाठी डंडे इनके सिर पर लग रहे हैं, हाथ पर, कमर पर, पैर पर, कहां पर लग रहे हैं। वो लोग आंखें बंद करके लाठी और डंडों के साथ इनके ऊपर हमला करते जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया जब इनके परिवार के लोगों के हाथ पैर टूटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों ने फिर भी इनके ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं बरता। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इनका सबसे छोटा बेटा सोनू कुमार साइड में छिपकर ये सारी चीजें देख रहा था। वो सिर्फ अभी 15-16 साल का था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि पूरा का पूरा जो ये गांव आकर इनके परिवार के ऊपर हमला कर रहा है ये अपने परिवार को बचा पाए, क्योंकि जैसा कि इसे पता था कि इसके पिता इसकी माँ को, इसकी दादी को बचाने के लिए गए थे, तो गांव वालों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। इसका भाई भी इस टाइम इनकी चपेट में आया हुआ है, तो वो अपनी जान बचाते हुए यहाँ से बाहर जाने लगता है। और दूसरी तरफ अब रात का तो टाइम हो ही चुका था, लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका था। एक तरफ तो सोनू कुमार के माता पिता को, इसकी दादी को, इसके भाई भाभी को ये लोग पीट रहे थे, पूरा का पूरा गांव मिलकर पीट रहा था और जैसे तैसे कर वो अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भाग कर जाता है।
भागते भागते वो अपनी चाची के घर पर पहुंच चुका था। उसके बाद जैसा कि यहाँ का माहौल बन चुका था, उसकी चाची ने ये बात कही कि ये लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके और जितना स्पीड से वो यहाँ से भागकर अपनी नानी के घर पर जा पाए वो यहाँ से चला जाए। वो बेचारा पूरी की पूरी रात वहां पर दौड़ता रहता है और उसके बाद एक ऐसा भी टाइम आया जब वो अपनी नानी के घर पर पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने अपनी नानी को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई और उसकी नानी ने यही बात कही कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो अब सोनू कुमार और कुछ तो कर नहीं सकता था, वो पुलिस के पास सुबह सुबह 5 बजे जा पहुंचता है। लगभग ये सारा का सारा कांड रात को 10 साढ़े 10 बजे रचना शुरू किया गया था और अब बेचारा पूरी की पूरी रात ये भागता रहा। पता नहीं खेतों में कहां पर ये भागता गिरता पड़ता गया होगा। सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे ये पुलिस वालों के पास जा पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने जब पहली बार में उसकी ऐसी कंडीशन को देखा तो वो लोग भी समझ चुके थे कि ये बंदा इस टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। वो लोग उसकी कहानी सुनने लगते हैं। उन्होंने एक गिलास उसे पानी दिया और उसके बाद सोनू कुमार ये बात कहता है कि वो लोग जल्द से जल्द इनके घर पर चलें, क्योंकि इस टाइम इनके पूरे ही गांव ने मिलकर इसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया है। वो लोग उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। पुलिस को जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चला तो वो लोग जल्द से जल्द इनके गांव पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो लोग इनके गांव पहुंचते तो वहां पर कोई भी व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जब पुलिस ने इनके गांव में जाकर तहकीकात करनी शुरू की तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। काफी सारे घर ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर ताला लगा हुआ है। कुछ एक लोग ही इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो लोग उन्हीं से जाकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी टाल मटोल करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, हम तो रात को अपने घर पर बड़े ही आराम से सो रहे थे। बाहर कुछ एक आवाजें जरूर आई थी, लेकिन हम लोग उठकर उन्हें देखने के लिए नहीं जाते हैं। हम लोग को सुनने में आया कि न्यूज में देखे कि डाइन बता के पूरा फैमिली को जिंदा जला दिया है। ये रात की घटना है। क्या पता, ये सब ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है। आदिवासी समाज में ये सब ज्यादा मानते हैं। और अब यहाँ का जो भी नज़ारा है उसके बारे में तो आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन इसी टाइम बाबूलाल के और परिवार वाले सामने आते हैं और उन्होंने पूरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखी। उन्होंने ये बात बताई कि जब सोनू कुमार यहाँ से भागकर चला गया था उसके बाद तो इनके परिवार की इन गाँव वालों ने और ज़्यादा बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले तो इन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। वो लोग नहीं देख रहे थे कि वो किसी महिला को डंडे मार रहे हैं, आदमी को डंडे मार रहे हैं या फिर उनके डंडे उन्हें कहां पर लग रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति तो ऐसा मौजूद था जिसकी की टांग टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर फिर भी रहम नहीं बरता और उसके बाद वो लोग उनके ऊपर डीजल छिड़कना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तो सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर इनके किसी के तो हाथों को पीछे बांध दिया, सभी लोगों के पैरों को बांध दिया था, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़कर जिसकी की इस टाइम उन्होंने टांगे तोड़ दी थी। उनकी हड्डियां इस टाइम साफ साफ नजर आ रही थी। चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था, लेकिन गांव वालों ने उनके ऊपर थोड़ी सी भी रहम नहीं बरती। देखिए, ये घटना के पीछे जो मुख्य वजह है ये अंधविश्वास का है। 100% अंधविश्वास का मामला है, जिसके कारण ये 5 लोगों का निर्मम हत्या नरसिंहार हुआ। 1-2 किलोमीटर जो दूर होकर फेंका गया था। कल मैं भी वहाँ भी उपस्थित था। वहाँ का जो दृश्य मैंने देखा कि जितने भी मृतक थे उनका जो हाथ इन तरह बंधा हुआ था, पैर इन तरह बंधा हुआ था और आधा जलाया हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है, पूर्ण रूप से पैर टूटा हुआ अलग था। तो सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कितना अत्याचार, कितना उसके साथ प्रहार किया गया। उसके बाद भी नहीं हुआ तो पेट्रोल डाल के, डीजल डाल करके उनको जलाया गया और जलाने के बाद बोरा में कस के उसको जलकुंभी में प्रवाह करने का प्रयास किया गया। देखिए, बीमार होने का मतलब ये नहीं कि कोई तंत्र मंत्र या कोई डायन ओझा कुछ कर दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उन लोगों ने काफी सारा डीजल इस टाइम यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। वो लोग इनके ऊपर डीजल जब डालने लगते हैं तो इसी बीच बाबूलाल के 4 भाई यहाँ पर और भी इस गांव में मौजूद थे। तो वो लोग अपने भाई की जब मदद करने के लिए जाते हैं तो कुछ एक गांव वाले इनके घर पर जा पहुंचते हैं। उन्होंने एक एक व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती उनके घर के अंदर डाल दिया और ये हिदायत साफ साफ दे दी कि अगर इस मामले के बीच वो लोग आते हैं तो बिल्कुल इन्हीं की तरह इन्हें भी मार दिया जाएगा।
जाएगा। बाबूलाल कोई भी चुड़ैल नहीं है, वो डायन नहीं है, वो कोई भी काला जादू नहीं करता, लेकिन बीच में वो पढ़ रहा था जिसके चलते उसका ऐसा हाल हो रहा है और वो लोग जबरदस्ती उन्हें वापस अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं और ये बात कहते हैं कि अभी भी अगर कोई घर से बाहर आएगा तो वो लोग भी इनके साथ साथ इन्हें जिंदा ही जला देंगे। हम लोग को तो देखो घटना वो लोग हम लोग को हमको भी पता नहीं था। एक बैग आया, वो लोग को उधर मार रहा है, हम लोग को इधर टेकअप किया है। तो यार फोनो लगाते थाना, तो बस थाना लगाते तो बोलते तुम लोग को भी काट देंगे। तो क्या कैसे भिराया था, क्या लगाया? तरवार लगाया था, दबिया लगाया था, बका लगाया था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? अभी हम लोग में 5 भाई थे, एक भाई तो मार दिया, बचे 4 भाई। अच्छा, एक ठोक तो थाना लेके गया है। देखो आरोप तो वही लोग जाने कैसे कैसे किया, आरोप लगाया। अच्छा, ये बाबूलाल उरांव झाड़ फूक पहले से करते थे क्या? वो झाड़ फूक कुछ नहीं करते हो। तो ये जो बच्चा जो मरा, तो ये नकुल उरांव ले गया था, झाड़ फूक कर रहा था, वो क्या नहीं, कहीं लेके गया था झाड़ फूक करवाने के लिए, वहां से लाया तो ये लोग कैसे कैसे प्रोग्राम बनाया, बस इन लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग बचाने जा रहे थे, बाका हम लोग को तरवाल सटा देता है, तो तुम लोग यहाँ नहीं आओ। एक बच्चा का जो मृत्यु हुआ था, उसका मौत कैसे हुआ था? सुनने खेत काम करने गया हाँ था। खेत, हाँ पिछड़ा उखाड़ रहा था, उसका वहाँ मम्मी था, हम्म, तो मम्मी वहाँ डांटा तो दौड़ के आया, घर आके बस वो मर गया। मर गया। और फिर उसके घर का 4 बच्चा और कैसे बीमार पड़ गया? 3 बच्चा। तो ये यार वो बीमार कहाँ पड़ा है, कुछ नहीं। भेगना नहीं, भेगना तो काम से आया तो कैसे कैसे बस अपना आंगन में गिर गया, अपने आप गिर गया। अच्छा, वो भी। हाँ, उसी के वजह से वो लोग अपना हटा से प्रोग्राम लगा के, देखो हम लोग को इधर जान मार दिया, तो वो लड़का खड़ा होके बस तैयार हो गया। देखिए पूरा गांव वाला करके वही लोग किया है हम लोग को घटना। हम लोग बचाने जाते तो बस हम तरवाल सटा देता है, थाना फोन लगाएंगे बोलते काट देंगे तुम लोग को, बस यही बात है, कुछ नहीं। घटना जो घटा उसके कितना देर बाद पुलिस आया? पुलिस तो कल आया, घटना पूरा होने के बाद। और उसके बाद असली तांडव यहाँ पर शुरू होता है। इन लोगों ने यहाँ पर इनके हाथ और पैरों को बांधकर नीचे जमीन पर डालकर इनके ऊपर डीजल फेंक कर इनके अंदर आग लगा दी। अभी भी वो लोग जिंदा थे, तड़प रहे थे, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन एक भी गांव के व्यक्ति ने उनके ऊपर तरस नहीं दिखाया। इनकी माँ को तो यहाँ पर साइड में एक जो लोहे का खंबा था, इससे बांध दिया जाता है और उसके बाद वहीं पर खड़ा करके उसके ऊपर डीजल डाल कर उसे जिंदा ही जला दिया। वो बेचारी काफी ज्यादा बुरे तरीके से उस टाइम चीख रही थी, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आई। सारे के सारे लोगों को जब गांव वालों ने बिल्कुल अच्छे से निपटा दिया था, ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक्टर का प्रबंध किया जाता है और इन सारी की सारी डेड बॉडीज को उस ट्रैक्टर पर लाद कर यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर एक तालाब है, उस तालाब में इन्होंने फेंक दिया था। पुलिस ऑफिसर्स, जैसा कि गांव वाले जो कुछ भी यहाँ पर बचे कुचे लोग रह गए थे, उन्होंने जो भी डिटेल इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स को बताई थी, वहां पर जाकर उन सारी की सारी बॉडी को अब बरामद करने लगते हैं। और सारी की सारी बॉडी जब पुलिस के हाथ लग चुकी थी, तब पुलिस को जाकर पता चलता है कि इनमें से काफी सारी ऐसी बॉडी मौजूद हैं जो कि लगभग 70 या 75% जल चुकी हैं और कोई कोई बॉडी तो 80 से 90% अब पूरी तरीके से झुलस चुकी थी। तुम्हारा घर का किसका मार रहा था? दादी, हाँ, पापा, मम्मी, भैया, भाभी को। अच्छा, मारा। उसके बाद क्या किया? कहाँ ले गया उसको मारते मारते? मारते मारते यहाँ तक लाया, अच्छा, उसके बाद क्या किया? जलाने के लिए। अच्छा, पूरी बात पता? उसके बाद क्या किया? उसके बाद जलाया। जला दिया? हाँ। तुम देखा? अच्छा, गांव का जो आदमी से रोका नहीं, बोला काहे जला रहे हैं उसको? ये कुछ बोला नहीं सब पे? नहीं बोला। काहे? गांव वाला ही सब करवा रहा था क्या? अच्छा, उसको जलाने के बाद फिर कहाँ? यहाँ तो कुछ देखते नहीं है, कुछ है नहीं, क्या किया? फेंक दिया होगा। हाँ, वो फेंक दिया। हाँ। तुमको छोड़ दिया? हाँ। क्या कहा कि छोड़ा तुम? हमको नहीं छोड़ा, हम अपने से बचे। बचे? हाँ। पुलिस ने इस केस के ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करनी शुरू कर दी और जितने लोग इस टाइम इस गांव से भाग कर गए थे, उन सभी के ऊपर केस दर्ज कर दिया कि इस केस में कौन कौन शामिल था और किन किन लोगों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। और अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनके के ऊपर अभी केस लगा हुआ था, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी कि इस मामले में वो भी शामिल थे और अभी भी ये केस यूं का यूं चल रहा है। लेकिन अगर बाबूलाल के परिवार को देखा जाए तो उनमें काफी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बाबूलाल के कुल 4 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के इस टाइम अपने घर पर ही रहा करते थे। मंजीत और उसकी पत्नी रानी देवी को तो गाँव वालों ने मिलकर वहां पर जला ही दिया था और सोनू कुमार यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेता है। जब वो अपनी नानी के घर पर गया था, उसी टाइम उसने अपने एक और भाई
जो कि बाहर रहकर काम करता है, उसके पास भी फ़ोन किया और सारी की सारी चीज़ें उसने डिटेल से बताई कि कुछ इस तरीके से हमारे गांव वालों ने हमारे घर पर हमला कर दिया। वो इस टाइम कुछ ऐसा दावा कर रहे हैं और इनके परिवार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। और आखिर में सोनू कुमार पुलिस के पास जब तक पहुंच पाता तब तक तो सुबह के करीबन 2:30-3 बजे का टाइम हुआ था और आखिरी बार 2:30-3 बजे उन लोगों ने इन सभी लोगों को मार लेने के बाद ले जाकर ये बॉडी तालाब में फेंक दी थी। लेकिन पुलिस जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो काफी सारे लोगों से पूछताछ के बीच ये भी सवाल किया कि ये सारा का सारा मामला तकरीबन 4-4.5 घंटों तक चला था, तो क्या आप लोग इसी बीच एक छोटा सा कॉल पुलिस के पास नहीं कर सकते थे। और असल में अगर देखा जाए तो इस केस में ये पूरा का पूरा गांव शामिल था। इंडिया में अभी भी काफी सारे ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं और इस तरीके की जब रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये इलाके सिर्फ और सिर्फ पिछड़े हुए नहीं, जबकि इनका तो हद से ज्यादा बुरा हाल है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों की मानसिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि आज के टाइम पर भी महिलाओं को इस तरीके से डायन वगैरह का दर्जा दे देते हैं और उसके बाद उन्हें जिंदा तक जला देते हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आप लोग इस केस के बारे में और कोई भी ऐसी डिटेल जानते हैं जो कि मैं यहाँ पर ना बता पाया हूँ। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट इमरान खान को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।